everyone, welcome to our channel Positron Education and how are you all? मस्ती मार रहे हो सबके साथ? चलो अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी की मस्तियों को आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? जिसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, ठीक है ना? क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, सब देखेंगे आज हम इस क्लास में और उसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, लिख लो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है हमारा? व्हीटस्टोन ब्रिज। एक शब्द की कमी है, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना? और इसके हमारे एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके हमारे यूजेस क्या हैं? इसके हमारे यूज हैं अननोन रेजिस्टेंस को निकालना, अननोन रेजिस्टेंस को निकालना, ठीक है? और दो दिए हुए अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करना, अननोन रेजिस्टेंस को निकालना और दो दिए हुए रेजिस्टेंस को कंपेयर करना, ठीक है ना? क्लियर है बात? तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो ये सारी चीजें, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ये दिखता कैसा है, कैसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है और उसके आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। पॉज कर लो और लिख लो। चलो अब हम पढ़ते हैं कि मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में ये जो ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक हमारा एक वायर होता है, बिल्कुल कनेक्टिंग वायर जैसा ही होता है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, इसका रेजिस्टेंस हम जीरो नहीं लेते। जनरली कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस जीरो लेते हैं, लेकिन ये वायर हमारा, ठीक है ना, इसका कोई फाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका हम रेजिस्टेंस जीरो नहीं लेते। और ये जो वायर्स हैं, बैटरी से वाले वायर्स कनेक्टेड हो रहे हैं, इनका हम रेजिस्टेंस जीरो मान के चलते हैं। होता नहीं है, मान के चलते हैं। एक्चुअल में क्या है, इस रेजिस्टेंस के मुकाबले इन कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है? अच्छा, आप ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। इसके बेसिस पे आपका 12th क्लास का एक प्रैक्टिकल हो सकता है, ठीक है? ठीक, ये जो आपको एल शेप का दिख रहा है, ये और ये किसके बने हुए होते हैं? ये दोनों कॉपर के बने हुए होते हैं, ठीक है ना? कॉपर के बने हुए होते हैं। कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। तो ये सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर की तरह है, ठीक है ना? ये कनेक्टिंग वायर की तरह है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉपर के ऊपर कनेक्टेड है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या कनेक्ट कर देते हैं? हमारा एक रेजिस्टेंस आर, ठीक है ना? ये एक आर नोन रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर हम इसकी जगह एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं यहां पर। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है सर, हमने तो देखा ही नहीं है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी मैजिकल सी चीज है, ठीक है ना, जिसमें जो आप रेजिस्टेंस लेना चाहो वो ले सकते हो। उसमें क्या करना था, आपको एक कीज लेनी होती है बहुत सारी। 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम, 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया तो 5 ओम, 1000 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया तो 1000 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये हम किसी भी रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस होगा हमें नोन होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है ना? और जो रेजिस्टेंस हमें पता करना है वो इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या है, कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है ना? तो ये एक्चुअल में क्या है, ये तीनों पॉइंट्स एक तरीके से शॉर्ट हुए हुए हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अलग अलग नहीं है, इसको हम एक ही पॉइंट की तरफ ट्रीट करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है ना?
और इस वाले पॉइंट से हम क्या ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट से हम एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट से हम एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं और इसको हम स्लाइड करते हैं। गैल्वेनोमीटर की एक जॉकी होती है, ठीक है ना, जॉकी को हम स्लाइड करते हैं, जॉकी को हम स्लाइड करते हैं और तब तक स्लाइड करते हैं जब तक कि इसमें जीरो रिफ्लेक्शन, जीरो रीडिंग नहीं आ जाती, तब तक हम इसको स्लाइड करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग नहीं आ जाती। याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज में, याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम नल पॉइंट रिफ्लेक्शन को ढूंढते हैं, याद है? गैल्वेनोमीटर में जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट नहीं जाता, उसमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो होती है। ये हमारा वही काम कर रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो इस सर्किट डायग्राम को बनाया जाए वापस से, तो ये हो गई हमारी बैटरी, ये हो गई हमारी बैटरी, इससे ये क्या एक ए पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, आखिरी में पॉइंट क्या है, सी। क्लियर है? ये ए पॉइंट रहा, ये सी पॉइंट रहा, ठीक है ना। डी पॉइंट ऊपर रहा और बी पॉइंट नीचे रहा। क्लियर हुई बात? तो जहां पर ये डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है वो वाला पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस कहां कहां पे कनेक्टेड है, ये पॉइंट ए कॉपर स्ट्रिप है तो ये पॉइंट शॉर्ट है, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट डी, क्यों? कॉपर स्ट्रिप है तो ये सारे पॉइंट शॉर्ट है। ये पॉइंट सी, तो ये वाला पॉइंट भी सी के इक्विवेलेंट ही है, क्यों? क्योंकि शॉर्ट है, कॉपर वायर से कनेक्टेड है तो सेम पोटेंशियल है, ठीक है ना। ए और डी के बीच में आर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ये हमें पता है। क्लियर है? डी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस लिखा है एस, वो हमें नहीं पता, वो हमें पता करना है। क्लियर है? ए और बी, यहां पे जीरो रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस R1 बोल देता हूं और इसका रेजिस्टेंस R2 बोल देता हूं, ठीक है ना। और सी और डी के बीच, सॉरी बी और डी के बीच में क्या है हमारा, बी और डी के बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और गैल्वेनोमीटर की करंट की रीडिंग जीरो है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो होगी तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का वीडियो देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे देखें, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये मीटर ब्रिज ही क्यों कहलाता है, बस इसका एक रीजन है, ये जो वायर है एसी, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। इसकी लंबाई कम भी होगी तो भी चलेगा, तो भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, बट जनरली 1 मीटर का हम लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि ये वायर कितना लंबा है तो हम इसको 1 मीटर लेंगे, ध्यान रखना। क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा अब हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो दिस इनटू दिस इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, R into R2, R into R2 is equals to R1 into unknown resistance S। क्लियर है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। इसमें देखो मैं R पता है, S निकालना है, ना R2 पता है ना R1 पता है, ना R2 पता है ना R1 पता है। क्लियर है? R2 किसका रेजिस्टेंस है, A से लेके B तक के, सॉरी R1 A से लेके B तक के वायर के बीच का रेजिस्टेंस है, और R1 B से लेके C तक के वायर का रेजिस्टेंस है। अच्छा ये L है,
जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है वो एल है, ठीक है ना, जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है वो एल है। अच्छा, तो R2 का रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला था रो एल बाय ए। जो हमारा ए से सी वायर है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो एल बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ क्या है? एल। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी सॉरी सॉरी, ए से बी के बीच में R1 है, सॉरी सॉरी, ये R1 है और ये R2, सॉरी, ठीक है ना। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो एल, एलएस, लेंथ कितनी हुई भाई? ये एल हो गई, एल सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। 1 मीटर का वायर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का वायर है, इसकी लेंथ एल हो गई, तो इसकी कितनी हो गई? 100 माइनस एल, तो इसकी हो गई लेंथ 100 माइनस एल। तो इसके रेजिस्टेंस में के फॉर्मूले में जब हम लेंथ पुट करेंगे तो 100 माइनस एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R1 की वैल्यू रो एल बाय ए, R2 की वैल्यू रो 100 माइनस एल बाय ए पुट कर देंगे हम। R इंटू इसकी वैल्यू R2 रो 100 माइनस एल बाय ए, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू रो एल बाय ए इंटू एस, ठीक है ना। तो देखो, अपने को R2 रेजिस्टेंस नहीं पता है, R1 रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? लेंथ के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बचे हुए सारे पैरामीटर्स कट जाएंगे, सिर्फ लेंथ आ जाएगी। तो बचेगा क्या? R इंटू 100 माइनस एल इज इक्वल्स टू एल इंटू एस। अब ये जो एल है वो हमें नोन होगा, एल लेंथ कैसे निकलेगा? जहां पर जॉकी स्लाइड करते करते 0 रीडिंग दे देगा वो हमारा एल लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो एल लेंथ हमें पता है, आर पता हो जाएगी, 100 माइनस एल पता हो जाएगा, एल हमें पता है हो जाएगा, तो हम एस को निकाल लेंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो भाई। ये क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, यानी कि दिस इनटू दिस, इसका रेजिस्टेंस इनटू इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस इनटू इसका रेजिस्टेंस, दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं मालूम, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो बस दिस इनटू 100 माइनस एल इज इक्वल टू एल इनटू एस, दिस इनटू 100 माइनस एल इक्वल्स टू दिस इनटू एस, दैट्स इट, बस इतना है याद रखना, ठीक है ना। फिर से समझना, एक यूनिफॉर्म वायर लेते हैं एसी, उसके ए साइड से एक नॉन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं ताकि यहां पे लगने वाला रेजिस्टेंस हमें नोन हो। इन दोनों के बीच में हम अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है, ठीक है ना। और इन दोनों पॉइंट से गैल्वेनोमीटर लेते हैं और उसकी जॉकी को स्लाइड करते हैं और उस पॉइंट को ढूंढते हैं जहां पर रीडिंग 0 हो जाए, ठीक है ना। उस लेंथ को ढूंढते हैं जहां पर रीडिंग 0 हो जाए, ठीक है ना। तो इस लेंथ को निकाल देते हैं L, तो ये हमारी बन जाती है 100 माइनस एल, ठीक है ना। तो दिस इनटू ये वाली लेंथ 100 माइनस एल इज इक्वल टू L इंटू एस। तो हमारा ये नोन से हम अननोन निकाल देते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। इसको नोट कर लो पॉज करके। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं मिरर ब्रिज पे। ये एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, पोटेंशियोमीटर अपन अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें ए बी की वायर की लेंथ 1 मीटर है। ये अगर नहीं भी दी हुई होती तो भी हम इसको 1 मीटर मान के चलते, ठीक है ना। रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई हैव वैल्यूज 5 ओम एंड 2 ohms, ठीक है। when x is shunted by a wire, balance point is found to be 0.625,
meters. Okay. If this is 0.625, then what will be this? 1 minus 0.625, that will come out to be 0.325 meters. Clear? When x is shunted by a wire, ठीक है ना, जब हमने x रेजिस्टेंस को एक वायर के साथ शंट किया तो बैलेंस पॉइंट हमारा 0.625 था. तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट? ओके, जो हमने वायर को शंट किया उसका रेजिस्टेंस हमें आर निकालना. क्लियर हुई बात? ठीक है. तो देखो अब यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है कि दो रेजिस्टर लगे हुए हैं? दो रेजिस्टर लगे हुए हैं. किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं. ठीक है ना. तो अब हम इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस आर डैश से रिप्लेस कर देंगे और आर डैश की वैल्यू होगी इन दोनों की पैरेलल की आर इंटू 5 अपॉन आर प्लस 5. तो इन दोनों को हटा के मैंने एक आर डैश रेजिस्टर लगा दिया. क्या आई बात समझ में? क्योंकि वो दोनों पैरेलल में थे. जब मैंने उसमें एक वायर शंट किया तो ये बैलेंसिंग लेंथ है मेरी 0.625. तो मुझे बताना है कि ये रेजिस्टेंस आर कितने का. ठीक है ना. तो देखा जाए तो क्वेश्चन क्या हुआ भाई, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, आर डैश की वैल्यू निकालो और आर डैश से आर की वैल्यू निकालो. क्लियर हुई बात? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दिस इनटू दिस लेंथ इज इक्वल दिस रेजिस्टेंस into this length is equal to this resistance into this length. कर दो. R dash into 0.325 is equals to, sorry 0.325 नहीं होगा, 0.375 होगा. 1 minus 0.625 is equals to 0.375. Sorry. ठीक है ना. 0.375 sorry is equals to 2 into 0.625. ये दोनों कट जाएंगे 5 की टेबल से. इनफैक्ट 5 से काटना अच्छी बात नहीं है, 125 से काटो. ये आएगा 3, ये आएगा 5. तो r dash is equals to 10/3. Now what is r dash? आर डैश थोड़े निकालना है, निकालना आर है. आर इंटू 5 अपॉन आर प्लस 5 2 विच इम्प्लाइज 2r plus 10 is equals to 3r, which implies r equals to 10 ohms, which implies r equals to 10 ohms. क्लियर हुई बात? वीडियो को नोट कर लो और देख लो. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर क्या होता है? ठीक है ना. इसका काम इसके नाम में छुपा है. पोटेंशियो मीन्स potential meter means measuring device. MEASURING measuring device. ठीक है ना. तो पोटेंशियोमीटर क्या होगा? A device which measure potential difference. भाई पोटेंशियल को मेजर नहीं किया जा सकता. ठीक है ना. पोटेंशियल तो आप रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मेजर करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो अ डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल DIFFERENC, a device which measure potential difference is known as potentiometer. ये डिवाइस क्या होता है, कैसा दिखता है, ठीक है ना. इसको समझने से पहले हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल को समझेंगे. ठीक है ना. उस न्यूमेरिकल में ही अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन सब समझ में आ जाए. ठीक है ना.
न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है आपको, एक 10 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, ठीक है ना, उस पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। एक 10 वोल्ट की बैटरी पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है ना, और एक वायर है AB, एक वायर है AB, ठीक है ना, एक वायर है AB जिसकी लेंथ क्या है 5 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम, ठीक है ना। तो आपसे पहला सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB। वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। इस 5 मीटर पे मत जाओ, 10 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम के वायर रेजिस्टेंस वायर AB का, ठीक है ना। तो AB के वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्लियर है, ठीक है। इसको करने के लिए हिंट, पहले करंट निकालो, करंट इनटू रेजिस्टेंस AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पॉज करके सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आएगा 5 वोल्ट, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा देख लो भाई, इस डायग्राम को बनाओ, 10 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये वायर है हमारा AB, 5 ओम का रेजिस्टेंस। बताओ करंट कितना आ जाएगा, बहुत ही आसान है, I इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट डिवाइड बाय 5 प्लस 5 ohms, that is 1 amperes, that is 1 amperes। कितना हो गया ये 1 एम्पेयर, करंट है 1 एम्पेयर। तो इस 5 ओम के साथ अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल्स टू IR, I इज 1, रेजिस्टेंस इज 5 ohms। क्या क्लियर हुई बात। तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, एंड दैट्स माय आंसर इज 5 volts। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इन वायर AB, ठीक है ना। सोचो वायर की लेंथ है 5 मीटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है, बहुत इजी आंसर है, इसका आंसर है 1 वोल्ट पर मीटर। कैसे आएगा निकाल के बता देता हूं। Potential difference across AB is 5 volts, length 5 meters, ठीक है ना भाई। 5 मीटर पे डिफरेंस कितना है, 5 मीटर पे डिफरेंस है 5 वोल्ट, तो 1 मीटर पे कितना होगा 5 वोल्ट पर 5 मीटर, दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट, 5 मीटर पे 5 वोल्ट का, तो 1 मीटर पे कितना होगा 5 वोल्ट बाय 5 मीटर, दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। इसका आंसर है 1 वोल्ट पर मीटर। और यही चीज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या ये बात आपको समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई तो ये जो हमने बी पार्ट कैलकुलेट किया है, जो बी पार्ट कैलकुलेट किया है वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल मीटर का प्रिंसिपल है कि अगर एक वायर में कांस्टेंट करंट जा रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होता है, यही हमारा प्रिंसिपल है। आई बात समझ में, बता दूं। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC। सी पॉइंट कहां है, C
सी पॉइंट है हमारा ए से 2 मीटर की दूरी पर, तो 1 मीटर पे 1 वोल्ट आ रहा है, 1 मीटर पे 1 वोल्ट आ रहा है, तो सी कितना दूर है 2 मीटर, तो 2 मीटर पे कितना आएगा 2 वोल्ट, ठीक है ना, 2 मीटर पे कितना आएगा 2, बस दैट्स इट, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया है तो आपसे पोटेंशियोमीटर का कोई भी क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से होगा। इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन पूरे लाइन वाइज दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। लिखना नहीं कॉपी पे, बस सॉल्व करना। 10 वोल्ट की बैटरी, इसको कर दो 20 वोल्ट की, यहां पर रेजिस्टेंस कर लो, चलो ये 5 ओम का कर दो, इसका रेजिस्टेंस कर दो 15 ओम, चलो 5 ही रहने दो। इसकी वायर की लेंथ चेंज करें क्या? चलो इसकी वायर की लेंथ चेंज कर लो 2 मीटर्स, इसके वायर की लेंथ चेंज कर लो सी पॉइंट की 1 मीटर। ये सारे सवाल पूछे, बताओ कितने कितने आएंगे। मैं आपको ओरली सॉल्व करके बता रहा हूं। 20 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, सोचते जाना। करंट विल बी 20 डिवाइड बाय 5 प्लस 5, 20 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 10, 2 एम्पेयर्स। करंट कितना हुआ 2 एम्पेयर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, ठीक है ना, ए पार्ट। करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 5, दैट इज 10 वोल्ट आंसर है मेरा। What will be my potential drop per unit length? वायर की लेंथ 2 मीटर, पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट, 2 मीटर में 10 वोल्ट तो 1 मीटर में 5 वोल्ट। क्लियर बात। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी। सी पॉइंट का है 1 मीटर पे, ये तो 5 वोल्ट। लेट से 1.5 मीटर पे होता तो 1.5 मीटर पे कितना होगा 5 into 1.5, that is 7.5 volts। क्या आई बात है समझ? ठीक है, ओके। लेट अस रिटर्न बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन। नोट नहीं करना तो ध्यान रखना, 10 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 मीटर, और ये कितना दिया था मैंने 2 मीटर। आंसर आएगा इसका 10, 5 वोल्ट्स, 1 वोल्ट पर मीटर, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, दैट इज 2। कितना आया था मेरा 2 वोल्ट। आई बात समझ में? तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस कैसा है भाई? पोटेंशियोमीटर डिवाइस जो आपने क्वेश्चन किया ना, यही पोटेंशियोमीटर डिवाइस है। क्या होता है डिवाइस में? एक बैटरी होती है और एक वायर होता है, ठीक है ना, और ये रेजिस्टेंस हो सकता है दिया भी हो, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो दिया भी नहीं होता ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एक वायर लिया होता है। होता क्या है उसमें, जब एक कांस्टेंट करंट जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, जब एक कांस्टेंट करंट किसी एक वायर में जाता है, यूनिफॉर्म वायर में, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, या कहने की मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या हो जाता है हमारा? कांस्टेंट हो जाता है। वो कांस्टेंट होने के कारण हम क्या होता है, हम किसी भी डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहले अपन इसका प्रिंसिपल लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, प्रिंसिपल लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इस डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस नापते कैसे हैं। डिवाइस दिखने में ऐसा है, ठीक है ना, ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है। यहां से हमारे 2 वायर्स आते हैं और जिसके बीच में हम एक अननोन डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जिसके बीच में हम एक अननोन डिवाइस कनेक्ट करते हैं। क्लियर है?
जो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पर क्या लगाते हैं हम, एक गैल्वेनोमीटर और लगा देते हैं, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, यहां से यानी कि यहां से कोई करंट नहीं जा रहा, तो जो ड्रॉप इसके अक्रॉस है वही ड्रॉप इस डिवाइस के अक्रॉस है। तो यहां पे एसी में कितना ड्रॉप आया, 2 वोल्ट, तो इस डिवाइस के अक्रॉस कितना आएगा ड्रॉप, इस डिवाइस के अक्रॉस कितना, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 2 वोल्ट। अब वो डिवाइस कुछ भी हो सकती है, एक बैटरी हो सकता है, ठीक है ना, एक सर्किट हो सकता है जिसके बीच में आपको रेजिस्टेंस, जिसके 2 पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। आई बात समझ में, ठीक है ना। वही ढूंढेंगे, डिवाइस के 2 पॉइंट्स अपने को पता होंगे जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है। एक को हम कनेक्ट करेंगे ए पे, दूसरे को हम कनेक्ट करेंगे स्लाइडिंग जॉकी पे। ढूंढेंगे कहां पर नल पॉइंट रिफ्लेक्शन आ रहा है, जहां पर नल पॉइंट रिफ्लेक्शन आ रहा है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इस डिवाइस के अक्रॉस होगा, ठीक है ना। तो इसके 2 मीटर में कितना आ रहा था, 2 वोल्ट आ रहा था, ठीक है ना। तो इस डिवाइस के अक्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2 वोल्ट। इस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। आइए हम इसका पहले कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल नोट कर लें, फिर हम इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेंगे और इसके 2 एप्लीकेशंस और देख लेंगे। क्लियर है? अच्छा भाई, यस। चलिए अब हम इसके प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना। आपसे उसके 1 नंबर 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है ना। चलो, पोटेंशियोमीटर क्या है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, ठीक है ना। एक चीज और, ये वोल्ट मीटर से भी बेटर होता है। वोल्ट मीटर भी आपके पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के काम आता है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर भी आपके पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के काम आता है, ठीक है ना। लेकिन ये डिवाइस पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से बेटर है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर से बेटर क्यों है, क्योंकि वोल्ट मीटर हल्का सा करंट ड्रॉ करता है सर्किट में से, और ये बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करता सर्किट में, ठीक है ना। ये भी एक सवाल आता है बोर्ड्स के लिए, इंपॉर्टेंट है, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर, व्हाई। जवाब है बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। वीडियो को पॉज करो और लिख लो, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर। जवाब है बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर क्या है, सॉरी वोल्ट मीटर क्या है, कैसे काम करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इस पर एक सेपरेटली वीडियो होगी, ठीक है ना। कुछ रिफ्रेशर्स में एमीटर और वोल्ट मीटर को करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही कवर कर दिया गया है, बल्कि एनसीईआरटी में इसको मैग्नेटिक इफेक्ट्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपन इसको मैग्नेटिक इफेक्ट्स में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल, ये लाइन आपको रट्टी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। अपन डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर, याद है पिछले वाले में कितना था, 1 एम्पियर था। व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इस लाइन को आप जब पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करोगे ना, हर बार असम्पशन में आएगा वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का क्यों जरूरी है, देखो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ये क्रॉस सेक्शन ये यूनिफॉर्म नहीं होगा तो रेजिस्टेंस भी इसका पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। यहां से यहां 2 मीटर हो जाएगा, फिर यहां से यहां 3 मीटर, फिर यहां से यहां 1 मीटर 1 ओम, सॉरी यहां से यहां 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 1 ओम। इसलिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ वायर
इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है ना, देखो E इज प्रोपोर्शनल टू, अपना क्या था, E इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है ना, मैंने आपको सवाल में क्या करा था, देखो E इक्वल्स टू KL। अपन ने सवाल में क्या किया था, इसको भी ले लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। तो या तो आप ये लाइन लिख लो, या फिर आपको बुक्स में ये भी लिखेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। ये लाइन भी आपको प्रिंसिपल में मिलेगी। आप आइदर ऑफ दीज लाइन, या तो ये वाली लाइन पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ एयर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दोनों का मतलब एक ही है। आई बात समझ में, लिख लो। कंस्ट्रक्शन की मैं लाइंस नहीं लिखूंगा, आपको लिखनी हो तो लिख लेना वीडियो को पॉज करके। अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, उसको आप वेरी करोगे, ठीक है ना, उसको ये एक ऐसा, जैसे अपना वो नहीं होता पंखे का क्या बोलते हैं उसको, आप पंखे की जो स्पीड बढ़ाने वाला होता है, वो भी एक तरीके का रियोस्टेट ही है। तो रियोस्टेट एक तरह का डिवाइस होता है जो कि रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। ठीक है ना, अपन इसमें चाहे तो जो वैल्यू लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको स्लाइड करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, रियोस्टेट और एक वायर, यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ ए बी, यूनिफॉर्म वायर ए बी। ठीक है ना, ए बी की लेंथ 1 मीटर भी हो सकती है, 5 मीटर भी हो सकती है, और कहीं कहीं पोटेंशियोमीटर्स में तो 10 मीटर तक होती है। 10 मीटर, देखो 10 मीटर कितना बड़ा होता है। ये जो दोनों हाथ हैं, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंचेस है, ये भी 1.73 मीटर्स है। तो 10 मीटर का वायर बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, तो क्या डिवाइस भी 10 मीटर से इतना बड़ा होता है? नहीं, वायर को 10 बार लपेट देते हैं 1-1 मीटर में। ठीक है ना, वायर को 10 बार लपेट देते हैं 1-1 मीटर में। मैं आपको पोटेंशियोमीटर का देखो, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम दिखाऊंगा भी कैसा होता है, एक्चुअल में दिखा देता हूं फोटो में। ये कैसा होता है इस वीडियो के बाद में आपको दिख जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना, 10 मीटर से इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ए बी की लेंथ 10 मीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? जब आप इसको सर्किट को बना देते हो, यहां पे एक स्विच बना लो, स्विच भी हो सकता है और एक की भी हो सकती है। ठीक है, ये सर्किट को चालू कर दोगे तो इसमें कांस्टेंट करंट बहना चालू कर देगा। कांस्टेंट करंट बहना चालू कर देगा तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू कर देगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है कि अ बैटरी ऑफ वोल्टेज E नॉट इज कनेक्टेड टू अ रियोस्टेट एंड अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ AB इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। ठीक है ना, द वायर AB हैज लेंथ बिटवीन 1 to 10 मीटर्स। ठीक है ना, अलग अलग साइज के पोटेंशियोमीटर पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। क्लियर है? लिख लो, पॉज कर लो। और इसमें 2 एंड्स लगते हैं D और F। इसके बीच में हमें जो भी रेजिस्टेंस है या जो भी डिवाइस है जिसका हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है इसके अक्रॉस, उसको कनेक्ट करते हैं। उसके अक्रॉस हम इसको कनेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? बता दें, वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो आप। ठीक है ना, ये वो डिवाइस है जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवाइस। इसमें कोई करंट, मान लो ये कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, ये कोई बैटरी हो सकती है, ये रेजिस्टेंस है, आया करंट जा रहा है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे और जॉकी को स्लाइड करेंगे जब तक कि हमारा
नल पॉइंट नहीं आ जाता। मान लो एल लेंथ पे नल पॉइंट आ गया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एल के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल था, पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है? मिटा दें। अब हम इसके आगे करेंगे इसके दो एप्लीकेशंस। चलिए आते हैं पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस पे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन है जिसमें से अभी हम करने वाले हैं पहली एप्लीकेशन का नाम है कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ्स। कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ्स ऑफ सेल की ईएमएफ का कंपैरिजन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लेंगे पोटेंशियोमीटर सर्किट। नीचे वाले को भूल जाओ। एक सेल हमारा ई नॉट का, उसको हमने रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया और ए भी हमने एक वायर ले लिया। क्लियर है? अब ये सी, ए से सी के बीच में हम डिवाइस कनेक्ट करेंगे एक E1 और एक E2। ठीक है ना? और दोनों के बीच में एक एक स्विचेस डाल देंगे। ठीक है ना? देखो स्विचेस ओपन है तो ये सर्किट अभी है ही नहीं सर्किट में। ठीक है ना? स्विचेस ओपन है तो अभी ये सर्किट काम ही नहीं कर रहा। जैसे ही आप स्विच S1 को क्लोज कर दोगे, स्विच S1 को क्लोज किया तो ये हमारा सर्किट में आ गया। हमने पोटेंशियोमीटर को घुमाया, जॉकी को घुमाया और बैलेंसिंग लेंथ ढूंढी। बैलेंसिंग लेंथ आई हमारी, ध्यान रखना बैलेंसिंग लेंथ हम पॉइंट ए से लेंगे L1। ठीक है ना? तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई L1। ठीक है ना? तो AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके प्रोपोर्शनल है? L1 के। ठीक है ना? और AC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? AC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है E1। यहां से यहां आए, जंप किया, ड्रॉप आया E1 का, दैट इज इक्वल्स टू E1। ठीक है? क्लियर हुई बात? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्विच S1 को ओपन कर देंगे ताकि ये सर्किट से हट जाए। तो E1 की जो स्ट्रेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है? L1 के प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करेंगे, स्विच S2 को क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? स्विच S2 को क्लोज कर देंगे। बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? L2। ठीक है ना? अब हम इसको घुमाएंगे। अब जो C पॉइंट आएगा उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? L2। ये C पॉइंट पहले वाले के C पॉइंट से अलग होगा। ठीक है ना? तो बैलेंसिंग लेंथ हुई L2। तो हमारा A से, इसको बोल देता हूं चलो C डैश, तो बैलेंसिंग लेंथ होगी L2। तो A से C डैश का पोटेंशियल डिफरेंस KL2 L2 के प्रोपोर्शनल। और A से C डैश का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? ये सर्किट में ही नहीं है। यहां से यहां आए, कितना ड्रॉप हुआ? E2। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा E2। ठीक है ना? तो AC का ड्रॉप होगा KL1 के प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आएगा E1 अपॉन E2। E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये अपना हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है ना? तो इससे हमने दोनों सेल की क्या है, EMF कंपेयर कर ली। मान लो इसकी वैल्यू आती है 2, तो पहले सेल का EMF दूसरे का दुगना है। मान लो इसकी वैल्यू आती है 1.5, तो पहले सेल का EMF दूसरे का 1.5 टाइम्स है। हो गया ना कंपैरिजन? वैल्यू आती है हाफ, तो पहले सेल का EMF दूसरे का आधा है। ठीक है ना? इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जो एक सेल है E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, वो हमें निकालना है। ये दोनों एक सेल के ही पार्ट हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो इसमें क्या होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम एक इसको रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर एक नॉन रेजिस्टेंस R से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसकी हम 2 बार रीडिंग लेते हैं। एक वक्त जब रीडिंग लेते हैं जब S स्विच जो है वो हमारा ओपन होता है। स्विच जो है हमारा ओपन होता है तो बैलेंसिंग लेंथ आती है, मान लो L1 आई, तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई L1, तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई L1। क्लियर है? ठीक, अब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है, यहां से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल बराबर यहां से आया, ये तो हमारा सर्किट में ही नहीं है, यहां से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ EMF के बराबर E। सर्किट कनेक्टेड ही नहीं है तो करंट जा ही नहीं रहा E, ठीक है ना। तो हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ है उसका पोटेंशियल ड्रॉप L1 के प्रोपोर्शनल है और उसकी वैल्यू होगी EMF ऑफ सेल E के बराबर, ठीक है। अब हम स्विच S को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाती है? जब हम स्विच S को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसमें करंट आने लग जाएगा, इसमें करंट आने लग जाएगा, ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा वो देखना है इसके क्रॉस। बैलेंसिंग लेंथ होगा L2, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC डैश, C डैश हमारा नया बैलेंसिंग लेंथ, दैट विल बी इक्वल्स टू KL2, ठीक है ना। तो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो करंट इन द रेजिस्टर इनटू रेजिस्टेंस R के प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट कितना होगा, E डिवाइड बाय R प्लस R, E डिवाइड बाय R प्लस R I इंटू लेंथ। क्लियर है? ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकेंड। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो L1 अपॉन L2, K से K कट जाएगा तो L1 अपॉन L2, E से E कट जाएगा तो ये आएगा 1 अपॉन R डिवाइडेड बाय R प्लस R आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो R प्लस R, ठीक है ना। ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है ये हमें नोन होगा, L1 नोन होगा, L2 नोन होगा, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी, देखो, L1 अपॉन L2 1 प्लस R बाय कैपिटल R, which implies R by capital R is equals to L1 upon L2 माइनस 1, ठीक है ना। तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी, इसी में कर देता हूं मैं, L1 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 12th क्लास के बोर्ड में प्रैक्टिकल है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। L1 बैलेंसिंग लेंथ जब ये स्विच ओपन था, L2 बैलेंसिंग लेंथ जब ये स्विच क्लोज था, ठीक है ना। L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू ये रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R। क्लियर है बात? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में याद रखना है। और R किसका रेजिस्टेंस है? इस रेजिस्टेंस
जो बैटरी के हमने साथ में लगाया है वो रेजिस्टेंस। क्लियर है? इस तरीके से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी निकालते हैं। ठीक है, अब हम इस पे कुछ एप्लीकेशंस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंट लिया हमने पोटेंशियोमीटर का, ठीक है ना, जिसमें नल पॉइंट आया 60 सेंटीमीटर अलोंग द वायर फ्रॉम द कॉमन टर्मिनल। कॉमन टर्मिनल देखो, जो अपना पोटेंशियोमीटर था उसका कॉमन टर्मिनल ये वाला था, ठीक है ना। तो यहां से 60 सेंटीमीटर आया पहले, ठीक है, फ्रॉम द 60 सेंटीमीटर अलोंग द कॉमन टर्मिनल, अलोंग द वायर फ्रॉम द कॉमन टर्मिनल ऑफ द सेल। तो यहां से 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? when a shunt resistance of 1 ohm is connected across the cell, 1 ohm को कनेक्ट किया, ठीक है ना, अक्रॉस द सेल, null point shifts to 30 सेंटीमीटर, null point shifts to 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉमन टर्मिनल। तो आपसे पूछा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। इट इज एज गुड एज कि जब ये स्विच ओपन था तो बैलेंसिंग लेंथ 60, जब ये स्विच क्लोज हुआ तो बैलेंसिंग लेंथ 30। तो क्लियर है, L1 की वैल्यू हो गई 60 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर। कैपिटल R हो गया मेरा 1 ओम। स्मॉल r का फॉर्मूला था L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो एग्जाम में कि L1 कौन सा है L2 कौन सा है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो L1 अपॉन L2 में से 1 माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है L1 L2 से बड़ा होगा, ये वाला फैक्टर 1 से बड़ा ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी ज्यादा हो वो L1 है, जो भी कम है वो L2 है। दैट इज 60 बाय 30 माइनस 1 इंटू 1 ohms, दैट इज 2 minus 1, 2 minus 1 into 1, that is 1 ohms। स्मॉल r हो गया हमारा आंसर 1। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मन लगा के पढ़ो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है एज पर एनसीईआरटी। क्लियर है? मन लगा के पढ़ो और क्वेश्चंस करना शुरू करो, जहां से भी तुम्हें जैसे भी क्वेश्चंस मिले करो, क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन करने से ही आती है, मेरे सिखाने से नहीं, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन में नोट कर लो, और इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही।